हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। मैं हूं निवेदिता राजे। अब इस सेशन में हम बिहार जुडिशरी के लॉ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बच्चों के, जहाँ पे वो घबराए हुए हैं क्योंकि बिहार में लॉ का सिलेबस बहुत लेंथी है। देर आर जस्ट टू मैनी सब्जेक्ट, है ना। तो कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इज अ क्वेश्चन, है ना। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। तो इस सेशन में हम उसी चीज़ को टैकल करेंगे। हालांकि सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। प्रीलिम्स में जो पेपर 2 का जो सिलेबस है, लॉ 2 स्टेजेस में पूछा जाता है बिहार जुडिशरी में। एक तो प्रीलिम्स है विच इज ऑब्जेक्टिव, और फिर मेंस है विच इज डिस्क्रिप्टिव। तो प्रिपरेशन सेम है, बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है। अब प्रीलिम्स में लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कंपनी लॉ, ये चारों आते हैं कमर्शियल लॉ में। ठीक है। अब प्रिपरेशन का जो सबसे पहला स्टेप है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी बेयर एक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। बिहार में क्वेश्चन जो है वो सीधा आता है, डायरेक्टली आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का सोर्स अल्टीमेटली बेयर एक्ट ही है। तो बेयर एक्ट एनीवे जुडिशरी के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो बेयर एक्ट इज योर बाइबल। बेयर एक्ट ही आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होना भी चाहिए, यही होता है प्रिपरेशन का सही तरीका। लेकिन बेयर लॉ के साथ साथ उस लॉ का जो सेक्शन है, उसकी डेफिनेशन है, उसके एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। उसी लॉ की फिलॉसफी, उसका स्कोप और उसका इंटरप्रिटेशन जो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करता है अराउंड दैट लॉ, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ सेक्शन रट लेने से या सेक्शन में क्या कहा गया है ये याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। सेक्शन में ये जो भी कहा गया वो क्यों कहा गया, कोर्ट ने किस जजमेंट में कहा, ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। लॉ को पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि पहले आप वो लॉ पढ़ते हैं जो पार्लियामेंट ने क्रिएट किया, और फिर उस लॉ के पीछे का पूरा पर्पस, उस लॉ का स्कोप, उसका इंटरप्रिटेशन जो कि जुडिशरी ने दिया है, उसकी लाइट में फिर आप उस लॉ को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। दैट इज हाउ यू सपोज टू रीड द लॉ। तो जो बेयर लॉ है वो आपका प्रीलिम्स में काम आएगा, लेकिन उस लॉ का जो फर्दर एक्सपेंशन है उसे आप अपने मेंस में प्रोड्यूस करेंगे। जितना अच्छा आपका डिलीवरी होगी, जितना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा उस लॉ के एक्सपेंशन का, उस लॉ के पर्पस, इंटरप्रिटेशन, फिलॉसफी, स्कोप का, उतने ही अच्छे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बिल्ड करनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखनी है। एविडेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। प्रोसिक्यूशन पे जिम्मेदारी होती है, फैक्ट्स जो एलेज कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है या जो फैक्ट सामने रख रहा है, उसी के ऊपर लाइबिलिटी है कि उस फैक्ट को वो प्रूव भी करे। राइट। अब ये जो सिस्टम है ये आखिर क्यों बनाया गया है, व्हाई इज दिस सिस्टम, हम इंडिया में इस मॉडल पे क्यों चलते हैं। ठीक है। तो अगेन दिस इज व्हाट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज। अब हालांकि ये प्री में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आपका मीन्स ये नॉलेज जो है वो आपके मेंस के आंसर को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव और थोड़ा और अवेयर बनाती है। मतलब आपके आंसर में आपकी मेहनत नजर आती है कि हाँ, बच्चे ने मेहनत की है और उसने पूरी तरह से पढ़ाई करी है। ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ में अगेन ट्रायल के प्रोसेस को अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ट्रायल के प्रोसेस को अगर आपने लॉजिकली समझा है, तो आपको ईजी लगेगा, फिर आपको बीएनएसएस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो एविडेंस के पीछे की फिलॉसफी, आई एम टेलिंग यू हाउ टू अंडरस्टैंड लॉ, हाउ टू रीड लॉ। तो एविडेंस के पीछे की फिलॉसफी, आखिर उस एविडेंस को क्यों एडमिसिबल बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, किस तरह से बनाया गया, एटसेट्रा। राइट। जितने भी उसके कोर कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना एविडेंस में बहुत ज़रूरी है, तभी आंसर भी मेंस का अच्छा बनता है। आपका एविडेंस की तैयारी में इम्पोर्टेंट है। अब जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इट इज मोर लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड द पनिशमेंट्स। उसमें फिलॉसफी है, ऑफ कोर्स वो आपके लिए है,
है ना, जैसे किडनैपिंग जो है उसके पीछे भी एक फिलॉसफी है, व्हाई किडनैपिंग एंड अबडक्शन आर इन फैक्ट डिफरेंट, राइट। किडनैपिंग के पीछे मतलब किडनैपिंग क्या है, अबडक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू। ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, उसमें भी कंसेप्ट है, थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, रॉबरी क्या है, डिकॉइटी क्या है, देन अदर कंसेप्ट सो ऑन। तो उनको आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। इनके सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। एमसीक्यूज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेक्शन नंबर्स आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, मेंस का जब आंसर्स लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप ये जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं जो कि नए आ गए हैं, अमेंड हो चुके हैं, पूरी तरह से अमेंड हटाए जा चुके हैं ओल्ड क्रिमिनल लॉज, तो आप उनसे रिलेटेड लेटेस्ट इंटरप्रिटेशंस को अपने आंसर्स में शामिल करें। आपकी प्रिपरेशन का ये एक अहम पार्ट होना चाहिए कि आप इन नए लॉज के लिए उन पुराने लैंडमार्क्स को सिर्फ यूज ना करें, ठीक है, आप नए केस लॉज को भी अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप हमारे दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको तमाम लेटेस्ट जजमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे, बिल्कुल लेटेस्ट एज एन लेटेस्ट, अभी के, है ना, कुछ एक आध महीना पुराने, 2 3 4 6 महीने पुराने, ये लेटेस्ट ही होते हैं। साल भर तक का जो जजमेंट है 24 25 के जजमेंट्स भी लेटेस्ट ही होंगे क्योंकि 23 में आए थे ये लॉज, राइट। तो उन जजमेंट्स को अपने आंसर्स का पार्ट बनाइए जब क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है, तो है ना, क्योंकि नए लॉज हैं, अगर आप पुराने जजमेंट से उनको सुसज्जित करते हैं तो आपका आंसर बड़ा बड़ा ऑर्डिनरी सा साउंड करेगा। लेकिन अगर आप नए लॉज की इंटरप्रिटेशन की लाइट में उस आंसर को एक्सपैंड करते हैं तो आपकी मेहनत और आपका जो एक जुडिशियल एप्टीट्यूड है वो आंसर में दिखाई देगा। तो आपकी प्रिपरेशन इसी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रीलिम्स में आपकी प्रिपरेशन का अप्रोच अगेन वही बेयर एक्ट के प्रोविजंस हैं, डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, प्रिटी डायरेक्ट, अगर कंसेप्चुअल भी हैं तो भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होंगे, एक्सेसिवली डेंस कंसेप्ट के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। उसकी तैयारी लगातार आप एमसीक्यू से करते रहें। मेंस का जब आप आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीलिम्स की तैयारी अलग से नहीं होती है। बच्चे जो नहीं एग्जाम निकाल पाते हैं या फिर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उनकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि वो स्टेज वाइज प्रिपरेशन करते हैं, वो स्टेजेस की प्रिपरेशन करते हैं, जज होने की प्रिपरेशन नहीं करते। यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ जज, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दी स्टेजेस, डिफरेंस है इसमें। अगर जज बनने की प्रिपरेशन करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक लॉन्गर गोल को अचीव करना चाहते हो, लेकिन अगर प्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंटरव्यू की कर रहा हूँ, तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स को देख रहे हो, फिर आप में वो जुडिशियल एप्टीट्यूड है ही नहीं। जजमेंट का फोर्स जो होता है वो आगे तक जाता है। तो जजमेंट सिर्फ इस चीज के बेसिस पे नहीं दिया जाता कि आज इसका क्या असर होगा, जजमेंट दिया जाता है उस बेसिस पे कि आने वाले 20 सालों में ये क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो बस उस पर्टिकुलर इंजरी को रेक्टिफाई नहीं करता एक जज का जजमेंट, वो प्रिवेंटिव इंजरीज को, वो फोड़ने फ्यूचरिस्टिक इंजरीज को प्रिवेंट करने की भी पोटेंशियल रखता है। तो आपका आंसर भी उस तरह से होना चाहिए। I'm not asking you to learn how to write judgments, of course, but you need to learn to write answers which reflect the aptitude of a judge. दोनों में डिफरेंस है। एक क्लासरूम का आंसर, एक स्कूल का बच्चा अलग आंसर लिखता है, एक ग्रेजुएशन में पढ़ता बच्चा अलग आंसर लिखता है, पीजी का बच्चा अलग आंसर लिखता है, पीएचडी का बच्चा अलग तरीके से लिखता है। आप तीनों ही में नहीं है, आप इससे ऊपर हैं, आप जज बनने के आंसर्स लिख रहे हैं तो आपके आंसर्स इस तरह के नहीं हो सकते, आपको इनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके आंसर्स में फिलॉसफी होनी चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट सब होना चाहिए, तब वो आंसर होलसम बनता है। इसीलिए सिर्फ बेयर एक्ट की जो प्रिपरेशन है उतनी काफ़ी नहीं होती। और अगर बेयर एक्ट को प्रिपेयर, चलिए आपने कर लिया, प्री में आपने मेहनत करी, बेयर एक्ट को आपने अच्छे से याद किया, प्री आपका निकल भी गया, तो मेंस की तैयारी के लिए फिर आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा क्योंकि आपको अगेन आंसर्स लिखने हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आप सीरियसली जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो तैयारी मेंस से शुरू करें। मेंस अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो प्रीलिम्स तो निकल ही आएगा, है ना, 100% निकल आएगा। कि मेंस इज द बिगर लॉन्ग टर्म गोल है, वो उसमें सब कुछ है, ओके। अब आंसर का एक अपना एक फॉर्मेट होता है। आंसर में 3 चीजें प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए: लीगल प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट प्रोविजन, रेलेवेंट केस लॉज। एक
लॉ के आंसर में यही 3 हेड्स होते हैं। इन हेड्स में आपने कितना ब्यूटीफुली आंसर को डिस्क्राइब किया है वो आपके मार्क्स डिसाइड करता है। रेलेवेंट केस लॉज में सिर्फ और सिर्फ वो पुराने जजमेंट्स ना कोट करें, पकला, नारायण स्वामी और ये सब लेटेस्ट भी डालें, है ना। आपका आंसर वैसा होना चाहिए जैसे कमेंट्री में लिखा जाता है। ऑथर अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं देता, वो नहीं लिखता जो उसे समझ आए, वो लिखता है जो जजमेंट से निकल कर आया है, क्योंकि वही लॉ है ना। तो आप अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लिखेंगे कि मुझे ये समझ आता है लॉ से, नहीं। आप लिख सकते हैं उसे, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन को जज सपोर्ट करता है, कोर्ट रूम सपोर्ट करता है। इसीलिए योर आंसर शुड हैव एन अथॉरिटी सपोर्टिंग इट, तब जाके वो आंसर एक सब्सटेंशियल आंसर बनेगा, तब उसमें दम है। वरना तो वो हवा में तैर रहा है, हवा में तो पानी में तैर रहा है ना, हवा में ही तैर रहा है एक्चुअली, हवा में है वो आंसर, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट इज योर ओन इंटरप्रिटेशन। आपके पास कहाँ है वो अथॉरिटी कि आप लॉ को इंटरप्रेट करें। तो लॉ को इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी जिनके पास है, उन्होंने जजमेंट्स के थ्रू इंटरप्रेट कर रखा है, उसी को कोट करें, ठीक है। तो आपका आंसर में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, केस लॉस के ऊपर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, लेटेस्ट क्या केस लॉस आए हैं। दृष्टि जुडिशरी की वेबसाइट पर आपको हर दिन केस लॉज मिल जाते हैं। वी अपडेट केस लॉज एवरी डे। वेबसाइट खोलिए, आपको पता चल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। वेबसाइट्स दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। तो आपको डेली अपडेट्स आते हैं, डेली जजमेंट्स आते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उन जजमेंट्स को भी देखें। जो भी जजमेंट अगर आपके आंसर में फिट हो रहा है, इमीडिएटली उसको फिट कर दें, अपने आंसर का पार्ट बना लें। आपका आंसर हो गया, सब्सटैंशियल हो गया, रेलेवेंट भी हो गया और करेंट भी हो गया, यहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लीगल रीजनिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि व्हेनेवर यू आर कोटिंग लॉ देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। रीजन या तो लॉ का होता है या जजमेंट का होता है, ठीक है। तो वो रीजन आपके आंसर में होने चाहिए। सब्जेक्ट को ऑर्डर, प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है। अगर आप पहली बार, मतलब इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग एन एग्जाम, आप प्रैक्टिस के बाद पहला ये जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, या पहले भी अगर दे चुके हैं, तो एक इफेक्टिव सीक्वेंस है जो मैं आपको बता सकती हूँ। इस सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। ये कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है जो हर किसी के लिए काम आएगा। बच्चे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एफिनिटी के बेसिस पे सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में है, हालांकि मेंस में ऑप्शनल है। लेकिन अगर मेंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशन को एज पेपर चूज करने का फैसला लिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शुरुआत करें, ठीक है। उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे आपको पढ़ना तो है ही, देखिए प्रीलिम्स में तो आता है, भले ही मेंस में ऑप्शनल है ना। तो पढ़ना तो आप शुरू करें ही। अगर आपके आंसर्स उसमें अच्छे बनते हैं, इफ यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोरिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा सब्जेक्ट, ऑब्वियसली देश का संविधान है ना, स्कोरिंग होता है। अगर आप उसमें अच्छे आंसर्स लिखते हैं, अपने मेंटोर से चेक कराइए। अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव मेंटोर्स लेफ्ट एंड राइट, उनसे चेक कराइए, देखिए कि आप अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इसको एज सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उन आंसर्स में आपकी प्री की तैयारी भी हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे आइए। कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रिपेयर करना रिलेटिवली ईजी होता है। लॉ अपने आप में आसान है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगेन आपका एक फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो जाता है। इसके भी आप आंसर्स लिखिए अगर आपको लगता है यू आर एबल टू राइट गुड आंसर्स इन इट, है ना। लॉ भले ही सिंपल है, लेकिन इसके आंसर्स को लिखना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। बहुत ही रिडंडेंट और मोनोटोनस से आंसर्स बच्चे लिखते हैं और नंबर नहीं आते उसमें। आसान चीज़ पर अब नंबर पाना मुश्किल होता है। तो आपको पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करनी पड़ेगी, भाई कॉन्ट्रैक्ट के अच्छे आंसर्स कैसे होते हैं। हाउ डज वन राइट गुड आंसर्स इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू हैव टू टॉक टू योर मेंटोर्स। आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, आप हमारे फैकल्टीज से बात कर सकते हैं। आपको ये सवाल अगर मुझसे पूछना है तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, राइट। आई कैन कंडक्ट अ सेशन ऑन इट, बट यू हैव टू आस्क मी। क्लासेस में तो हम बताते ही हैं, बट अलग से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए, फैकल्टी से बात करने की कोशिश कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन से आंसर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो स्कोर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 जो है वो प्रे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एज मच, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज मच। कॉन्ट्रैक्ट 1 इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए।
अगेन अच्छे से आने चाहिए, एज एन इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ इट एज अ पर्सन प्रैक्टिसिंग लॉ, तो आप बड़े आसानी से आप कर लेंगे उसकी तैयारी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आप टॉर्ट्स पे आइए। अब ये 3 सब्जेक्ट्स जो ना, ये ओवरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तीनों सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स। All these 3 subjects are not overly complicated. In fact, they are easy also, but they are quite deep also. Easy भी है, समझना आसान भी है, हालांकि लेंथी है, लेकिन इन्हें समझने में दिक्कत नहीं होती है। ग्रेजुएशन में भी शुरुआत इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन से ही की जाती है, आपको पता होगा, है ना। ये टीपीए और ये क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर वगैरह तो 3rd ईयर तक शुरू नहीं करते। तो बेस जो है वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो तैयारी का बेस भी आप इन्हीं 3 सब्जेक्ट से बनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट से शुरुआत कीजिए। तीनों को साथ शुरू कीजिए, एक के बाद एक नहीं करना है, तीनों को शुरू करना है। इतना टाइम नहीं है कि एक पहले करूंगा फिर बाद में करूंगा, नो, यू स्टार्ट ऑल दीज 3 एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद आप अपने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पे आएंगे, जो कि आपके मेंस में है ही है, ऑप्शनल नहीं है। यू स्टार्ट विद द क्रिमिनल लॉ आफ्टर दैट। इन तीनों में अगर आपने आंसर्स लिखे हैं तो आपको एक आंसर लिखने का बेसिक आइडिया आ चुका होगा। इसी बेसिक आइडिया को फिर आप अपने बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस की प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इनके एमसीक्यूज आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनके सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं और उनको याद रखना मुश्किल हो सकता है। तो ट्राई सॉल्विंग एज मेनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज यू कैन, और साथ में आप मीन्स के आंसर सबसे ज्यादा इनके लिखें, क्योंकि अगर आप मीन्स डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, उनमें सेट कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं से सवाल बनता है, लॉन्ग या शॉर्ट। उन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेंटोर से चेक कराइए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने आंसर को इक्विप कीजिए लेटेस्ट केस लॉस के साथ, लेटेस्ट डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन के साथ, फिर आंसर अपना चेक कराइए। ठीक है, इसके बाद फिर आप मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में इसके अलावा तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स लॉ में है नहीं, है ना। एविडेंस एविडेंस है, क्रिमिनल लॉ मैंडेटरी, और प्रोसीजर सीपीसी पे आप सीपीसी के आंसर्स लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता, थैंकफुली, है ना। इफ यू थिंक अबाउट इट, राइटिंग आंसर्स ऑन सीपीसी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हालांकि सीपीसी अपने आप में आसान नहीं है, डेफिनेटली आसान नहीं है, लेकिन सीपीसी के आंसर्स लिखना उतना मुश्किल नहीं है। तो सीपीसी के आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट के बहुत ही बेसिक से आंसर्स होते हैं, है ना, बहुत बेसिक से होते हैं। ये जो 4 हैं, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, सीपीसी हो गया, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज एक्ट हो गया, और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन हो गया। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के लिए अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप डीजीएस के पेपर्स निकालिए, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के पास्ट ईयर, और वहां से आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के क्वेश्चंस निकालिए, है ना, और उन क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस करें। बच्चा जब पहली बार तैयारी के लिए बैठता है तो ऐसा लगता है सभी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीन्स, नॉट एवरी कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट एवरी कंसेप्ट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। तो आप उन कंसेप्ट पे स्टिक रहें जो कि पूछे जाते हैं। एक पैटर्न है जो रिपीट होता है, और कुछ कंसेप्ट हैं जो रिपीट होते रहते हैं, वही कंसेप्ट के क्वेश्चन आते रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, चेक कराइए। ठीक है, ये 6 लॉज हैं जो मैंडेटरी हैं, बाकी तो फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी का है, वो आप प्री को क्वालिफाई करने के बाद भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। फिर उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से ऑप्शनल पहले से चूज करके रखिए। ऑप्शनल को आप प्री तक वेट मत कराइए कि मैं प्री पहले निकाल लूँ फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ऑप्शनल क्या लेने हैं, नहीं। ऑप्शनल का जो चुनाव है वो आपके मन में पहले ही हो जाना चाहिए, बाद में हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लें। इसलिए तैयारी पहले से करनी होती है, ताकि आपको पहले ही समझ आ जाए कौन से सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना। तो इसीलिए पहले से तैयारी करवाई जाती है। आपकी प्री के लिए तो आपको सारे पढ़ने हैं, तो आप पहले सैंपल आंसर्स लिख लीजिए, हर सब्जेक्ट के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस निकाल के रख लीजिए और सबके आंसर्स लिखिए, मैंडेटरी के साथ ऑप्शनल। ऑप्शनल में जिनमें सबसे ज्यादा आप स्कोर कर पा रहे हैं उन ऑप्शंस को आप चुन लीजिए, उन्हीं की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बाकी जो है वो आप प्री के लेवल से तैयार कीजिए। ठीक है ना, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर लॉज। टीपीए जो हो गया, पर्सनल लॉज, कमर्शियल लॉज, इक्विटी, ट्रस्ट, ये प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे और ऑप्शनल है लॉ में, अगर आप लेना चाहें, सॉरी मेंस में ऑप्शनल है।
Again, same thing, same advice. If you're good at them, if you can write good answers on it, on these concepts, अगर आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल लिखें, बिल्कुल चूज करें. अगर आपको लगता है नहीं इस सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट में मैं रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करता हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को चुनें. लेकिन ये चुनाव आप पहले से करके रखें, एंड मौके तक ना टालें. प्री के क्वालिफिकेशन के बाद आपको ये डिसीजन नहीं लेना है, आपको ये डिसीजन पहले ही ले लेना है, फॉर्म भरने से पहले. ठीक है ना. अब फिर उसके बाद ये क्रिमिनल लॉ के बाद फिर आप सिविल पे आ जाइए, है ना. टीपीए, एक्विटी, पर्सनल लॉज, कमर्शियल लॉज. ओके. प्री और मेंस दोनों के ही लिहाज से प्रिपेयर कीजिए. जिसमें ज़्यादा स्कोर कर पाए उनको चुन लीजिएगा, अदरवाइज उनको प्रीलिम की तैयारी के बेसिस पर ही रखिएगा. अच्छा, अब आते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको बता देती हूँ. रिविजन जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है हर कंपेटिटिव एग्जाम में. सिंपल रूल को फॉलो कीजिए. फर्स्ट रीडिंग में आप अंडरस्टैंड करेंगे जो आपने लिखा, जो आपने पढ़ा. फिर सेकंड रीडिंग में आप उसे कंसोलिडेट करेंगे. थर्ड रीडिंग में आप एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे. ठीक है. इस प्रोसेस में नोट्स और बेयर एक्ट्स दोनों का ही रोल होता है, राइट. तो यू टेक नोट्स फर्स्ट एंड बेयर एक्ट, उसको आप पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या है, फिर आप कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर एग्जाम के बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फिर आप अलग से रिवाइज करते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करें. बिल्कुल भी हैप हैज़र्ड होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढ लीजिए. अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप दृष्टि में कॉल कर लीजिए, हम आपको समझा देंगे, हम आपको सिखा देंगे. उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं कंसेप्ट से सवाल आते हैं. बहुत इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है. अगर सब कुछ पढ़ने लग जाओगे तो बहुत ज्ञान आ जाएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा भी हो जाएगा लॉ, लेकिन हो सकता है जुडिशरी ना निकले. ऐसा हो जाता है. हर मतलब फिर आप ज्ञानी बन जाते हैं, जज या ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाते. इसलिए मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दो कंसेप्ट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. अगर आप तैयारी को अपने थोड़ा सा एग्जाम तो अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा ओरिएंटेड, फोकस्ड और चैनलाइज्ड रखते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एग्जाम की तैयारी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी. सिलेबस भी आपका पूरा हो जाएगा, पैनिक भी आप नहीं करेंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें. और भी अगर कोई सवाल है आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड, किसी और कंसेप्ट की क्लैरिटी से रिलेटेड, या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं. आपको हम 100% जवाब देंगे. तो आज के लिए इतना ही. अगले सेशन में मिलते हैं. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.